नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थापक मधेसवादी नेता रमन पाण्डे। उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ। साथै नेपालको एकमात्र हिन्दी भाषा अभियानी। उहाँ हिन्दी मात्रै बोल्ने, अहिलेसम्म हिन्दी मात्रै बोल्ने, नेपाली भाषा नबोल्ने भनेर उहाँले अहिलेसम्म प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। खास गरी आज उहाँसँग हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका सन्दर्भ र गत साता चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण दुईटैले जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। जी धन्यवाद। जसरी कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक भ्रमणमा जुन 3 दिने भ्रमण भयो, खास गरी यो भ्रमणलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? देखिए, यह भ्रमण बिल्कुल एक सद्भाव भ्रमण है, आपसी भाईचारे का भ्रमण है, अपनत्व की भ्रमण है, रिश्तेदारी की भ्रमण है। और इस भ्रमण से ऐसी भ्रमण तो समय समय पर होता ही आ रहा है, और अभी अभी जो भ्रमण हुई है, यह भ्रमण भी अपने आप में एक अद्वितीय अलौकिक भ्रमण है। और उस प्रधान सेवक के यहाँ गए हैं, उस प्रधान सेवक के निमंत्रण पर गए हैं, जो प्रधान सेवक विगत के दिनों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब अपने यहाँ भी आते रहे हैं विभिन्न अवसरों पर। जनकपुर भी उनकी भ्रमण हुई, काठमांडू भी भ्रमण हुई, मुक्तिनाथ भी भ्रमण हुआ। तो ये आना जाना लगा रहता है। तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह सद्भाव भ्रमण है, भाईचारे की भ्रमण है, अपनत्व की भ्रमण है, और ये भ्रमण एक सहज भ्रमण है। यह भ्रमण कोई दो विदेशी राष्ट्रों के बीच में, आप देखिए टेक्निकली तो लोग कहेंगे सीमाएं अलग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से देश दो है, लेकिन भाषा एक है साहब। भाषा एक है, संस्कृति एक है, रहन सहन एक है, खाना पीना एक है, पहनावा एक है, बोली एक है, रिश्तेदारी एक है। तो कहने को टेक्निकली दो राष्ट्र जरूर है, लेकिन दोनों है एक ही। तो एक दूजे के यहाँ गए हैं, दूजे एक के यहाँ आते हैं, तो एक अच्छी बात है, आते जाते रहना चाहिए। ऐसे भी संपादक महोदय, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के यहाँ गए हैं, लेकिन एक सत्य ये भी न है कि 1850 किलोमीटर की जो एक खुली सीमा है भारत नेपाल के बीच में, सदियों से अरसों से कभी बंद न होने वाली सीमा, मैं तो ऐसे कहता हूँ, जिस के दोनों ओर एक जनस्तर वाली संबंध है, अपनत्व वाली संबंध है, रोटी बेटी की संबंध है। तो आना जाना दो नेताओं का हुआ है, दो राष्ट्राध्यक्षों की हुई है, लेकिन जन स्तर पे जनता का आना जाना तो दैनिक लगा हुआ है। भारत के लोग नेपाल आते हैं, नेपाल के लोग भारत जाते हैं। तो ये तो चल रहा है, दिन रात चल रही है। तो इसको इस रूप में लेना चाहिए कि बहुत ही अच्छे अवसर पर जब हमारे देउवा जी प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, एक तरह से देखिए तो 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए जनता को दिग्भ्रमित करके यहाँ की कम्युनिस्ट शक्तियाँ एक अवसर प्राप्त किया था शासन सत्ता चलाने का, उसमें ओली जी को सफलता नहीं मिला। और तस्तरी में सजा के देउवा जी को इन लोगों ने सत्ता दे दिया, नेपाली कांग्रेस को सत्ता सौंप दिया, यद्यपि कॉल्यूशन गवर्नमेंट है। तो यह सत्ता संभालने के बाद का मुझे लगता है भारत की यह भ्रमण देउवा साहब की प्रथम भ्रमण है, और सफल भ्रमण हुई है, सफलतम भ्रमण हुई है। और यह भ्रमण एक राजनीतिक स्तर पर भी नहीं, धार्मिक स्तर पर भी हुई है। देखिए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन किए हैं, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके उच्च संस्कारों के साथ हमारे देउवा जी काठमांडू लौटे हैं। तो यह प्रशंसनीय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तर जसरी कि यो भ्रमणबाट जुन किसिमका अपेक्षाहरू, जुन अब कूटनीतिक स्तरमा खास गरी भारतसँग जुन किसिमको सम्बन्ध केही दिनदेखि अलि चिसोपन जस्तो अवस्था थियो, जसरी नक्साको कारणले सीमा विवादहरू, ती समस्याहरू कतिको सम्बोधन भएको देख्नुभयो? समस्या तो था नहीं, कभी रहा ही नहीं। कौन कहता है कि नेपाल भारत के बीच में समस्या है? कभी समस्या नहीं था। सिर्फ यहाँ के लोगों का भावना खरीदने के लिए, देखिए नेपाल में एक तबका है साहब,
मैं आपको खुलेआम विभिन्न जगहों पर कहता हूँ, आज पुनः आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मधेशवाणी के माध्यम से, कि नेपाल में एक तबका है, एक शक्ति है जिसको आप कम्युनिस्ट शक्ति कहते हैं। खुल के मैं कहता हूँ, इस कम्युनिस्ट शक्ति का काम क्या है आप जानते हैं? भ्रम की खेती करना। कम्युनिस्ट का अर्थ ही होता है भ्रम बेचने वालों का एक समुदाय, एक समूह। तो इन लोगों का काम है भ्रम बेचना। तो नेपाल में जो आप कम्युनिस्ट शक्ति देखते हैं ना, राजनीतिक पार्टी नाम जो हो कम्युनिस्ट, लाल आतंकवादी हम कहते हैं इनको, तो ये भ्रम की खेती करना जानते हैं। इनका भ्रम का खेती क्या है? भारत को विस्तारवादी कहेंगे, भारत को कहेंगे कि लिपू लेक लिपू आधारा। एक बार भी इनके जुबान से यह नहीं निकलता है जो तिब्बत के ओर से हमारी नेपाल की सीमा हजारों किलोमीटर चाइना ने अपने में मिला लिया, सागरमाथा का एक हिस्सा चाइना ने ले लिया, एक बार भी नहीं बोलेंगे। और जो राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रही है, आध्यात्मिक गुरु है आज के समय में, जो राष्ट्र हमारी पूर्वज राष्ट्र है जिसका नाम भारत है, उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के कहेंगे सीमा का विवाद है। साहब, भारत वह राष्ट्र है 1 इंच भी सीमा आज तक किसी का नहीं लिया है। और मैं तो राजनीति में इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है यहाँ के कम्युनिस्ट शक्तियों का, जो ये लोग तो भारत को विस्तारवादी भी कह जाते हैं, विस्तारवादी कह जाते हैं। यदि भारत नहीं होती साहब, यदि भारत नहीं होती, भारत के नेताओं के भीतर ईमानदारी नहीं होता, अपनत्व तो नहीं होता, वो हमको अपना नहीं समझते, तो भारत तो नेपाल आज एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होता। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, इतिहास पढ़ के देख ले यहाँ के नेता लोग। भारत के कृपा से नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन पाया है साहब। और जिसने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, आपको यूएनओ का सदस्य बनाया, और उस राष्ट्र को आप दिन रात गाली देते हैं, कहते हैं मेरा सीमा ले लिया, मेरा भूगोल ले लिया, अपना क्षति करवा के, अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा के आपके सीमा को अब बंद नहीं किया भारत ने आज तक। रोजी रोजगार दिया भारत ने, और विकास निर्माण का तो बात ही छोड़ दें। हो सकता है काठमांडू में सोए हुए हुक्मरानों को भूकंप की खबर जितनी जल्दी नहीं मिली होगी विगत के दिनों में, उससे पहले भारत का प्लेन सहयोग का सामान लेके काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका होता है सहमति के साथ, और सहयोग के लिए खड़ा रहता है। उस राष्ट्र को बिना मतलब का सीमा विवाद है, क्या विवाद है? दिन रात खुली बॉर्डर है, कहाँ कहाँ का आतंकवादी नेपाल में उतरता है और खुली बॉर्डर में भेष बदल के भारत कूच कर जाता है। परेशान है भारत नेपाल को लेकर, हमसे पूछते हैं तो संभालना आपको है। अभी ना मतलब का यहाँ दिन रात कोई चाइनीज कोई मंत्री आ जाता है तो झूठ मूठ का समझौता कर लेते हैं, फ्री तिब्बत फ्री तिब्बत फ्री तिब्बत, कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। फ्री तिब्बत क्या, फ्री तिब्बत क्या गतिविधि नहीं होने देंगे? आपके यहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए भारतीय नेता चंद्रशेखर आके भाषण कर जाएं। नेपाल में लोकतंत्र के बहाली के लिए भारत नेपाल के बीच में हुई टीटी समझौता रोक दे भारत सरकार, और तिब्बत के जनता को यदि फ्री तिब्बत की मांग चाहिए तो नेपाल में गतिविधि क्यों नहीं हो? दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन होती है यदि, तो नेपाल के लोगों को साथ देना चाहिए। चाइना का मंत्री यहाँ आता है जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सच कहिए तो कंगाल बनाने के लिए, आपने देखा होगा, बोलना होगा मुझे। आज कोलंबो में श्रीलंका में कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, खाने का अन्न नहीं मिल रहा है। श्रीलंका का बंदरगाह लिखवा लिया यही चाइना, विस्तारवादी चाइना। श्रीलंका का बंदरगाह अपने नाम करवा लिया, पाकिस्तान को दरिद्र बना दिया, ड्रैगन चाइना जिसको कहते हैं, और नेपाल में भी उतरता है। 18 घंटा उसका विदेश मंत्री गायब हो जाता है। भारत का विदेश मंत्री यदि नेपाल में आवे और 18 मिनट के लिए यदि गायब हो जाए तो यहाँ पे नारा लगना शुरू हो जाएगा। जिस तरह का भय और भ्रम का खेती करके सिखला के रखा है यहाँ का कम्युनिस्ट शक्ति। 18 मिनट के लिए यदि कहीं चले जाएं कोई निजी कार्यक्रम में, भारत के कोई औपचारिक भ्रमण में आए हुए बड़े नेता, तो यहाँ लगेगा कि भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। 18 घंटा चाइनीज विदेश मंत्री गायब हो जाता है और एक भी मीडिया यहाँ का नहीं बोलता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया मधेश विरोधी है, भारत विरोधी है, उस मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। जो मीडिया नस्लीय सिंह दरबार के द्वारा संचालित है, काहे नहीं बोलती है साहब? नेपाल के भूमि में आके 18 घंटा चाइनीज
विदेश मंत्री गुम हो जाए? कौन गोप्य समझौता करने गया था नेपाल के भूमि में? किस किस एनजीओ को फंडिंग करने गया था चाइनीज विदेश मंत्री? जवाब देना होगा। काहे नहीं कोई जवाब खोजता है? किस गोप्य जगह पर समझौता कर रहा था चाइनीज विदेश मंत्री आपको हमारे नेपाल के भूमि में आके? किस गतिविधि में वह संलग्न था? और उल्टे कहा जाता है इस देश में जो भारत विस्तारवादी है। 18 घंटा गायब होगा कहीं का विदेश मंत्री, और यहाँ के नेता लोग जाके गोप्य रूप से कौन कौन वेट किया उसकी लिस्ट जारी होनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, नेपाल सरकार, देउवा गवर्नमेंट श्वेत पत्र जारी करे कि नेपाल के भूमि पर आके चाइनीज विदेश मंत्री 18 घंटा तक कहाँ गायब था, कौन सा गैर मधेसी गतिविधि में संलग्न था, कौन सा गैर भारतीय गतिविधि में संलग्न था। इसका जवाब आज तक कोई क्यों नहीं देता है साहब? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत हो गई भ्रम की खेती, भ्रमणें होती रहेंगी, लेकिन जन स्तर के संबंध को कोई यदि खराब करने का कोशिश करेगा तो अब वो समय नहीं रहा। यहाँ पर लोकतंत्र आ गई, गणतंत्र आ गया। अब वह दिन दूर नहीं कि एक एक चीज का हिसाब किताब और जवाब नहीं ले। आप चौथी शक्ति हैं, फोर्थ आई हैं, आपको निगरानी बढ़ानी होगी कि 18 घंटा गायब होने की भूमि है नेपाल, आपका क्रीड़ा स्थल है नेपाल। क्या समझ रखा है नेपाल को चाइनीज लोगों ने? क्या समझ रखा है कि चाइनीज लोगों ने कि इसको क्रीड़ा स्थल बनावे, यहाँ से एनजीओ संचालित करवावे, मधेश को डिस्टर्ब करवावे, भारत को डिस्टर्ब करवावे, 18 घंटा गायब हो जाए? आज तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। 18 घंटा कहाँ था यहाँ चाइनीज विदेश मंत्री? भारत से आया, भारत से चाइनीज विदेश मंत्री नेपाल के भूमि पर आए और 18 घंटा गायब हो गए। खास गरी चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणका विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। तर अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीको नेपाल जसरी भारत भ्रमण भयो, यो भ्रमणले खास गरी जुन अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा, हिजो सम्बोधनमा भन्नुभयो कि नेपाल र भारतको अलौकिक सम्बन्ध छ। खास गरी यो सम्बन्ध जनस्तरसम्म जुन किसिमको सम्बन्ध सदियोदेखि रहँदै आएको छ, त्यसमा कतिको मिठास भरेको छ? अरे बाप रे, बहुत है ना। ये दिल्ली काठमांडू का संबंध थोड़ी है साहब। नरेंद्र मोदी साहब जरूर दिल्ली से बोल दिए, देउवा साहब काठमांडू से बोल दिए, संयुक्त प्रेस मीट हो गया है ना। सच्चाई जानते हैं ना लोग जन स्तर के नेता है ना। हमारा घर मोहतरी है, हमारा घर मोहतरी है, तो मोहतरी का बॉर्डर पड़ता है मलिवारा भिट्ठा मोड़, और उधर भी है भिट्ठा मोड़, सुरसंड, बथना। चाहे 1850 किलोमीटर में पूरब से पश्चिम तक, झापा से लेके कंचनपुर तक, मेची नदी से महाकाली नदी तक लाखों बस्तियां बॉर्डर के इस पार उस पार है ना। तो जन स्तर के संबंध किसको कहते हैं? बॉर्डर के, खुली बॉर्डर है, तो बॉर्डर के इस पार के लोग लोटा लेके, अब तो लोटा का प्रयोग खत्म हो गया है, तो प्लास्टिक के गिलास में लोग पानी पीते हैं, लेकिन हमारे दादे परदादे लोग लोटा लेके इस पार के लोग स्वजनी का भोज खाने उस पार जाते थे, और उधर भारत के लोग स्वजनी का भोज खाने नेपाल आते थे, अभी भी आते हैं। कोई मरता है इष्ट मित्र, इधर के लोग उधर सम्मिलित होते हैं, दुख सुख में उधर। जन स्तर के संबंध है, इसमें मिठासी भाई एक बाबू, इसमें प्रश्न कहाँ से आता है? इस संबंध को खत्म करने वाला नेता न भारत में पैदा हुआ है और न नेपाल में पैदा हुआ। मजाल है किसी का कि भारत नेपाल का बॉर्डर बंद कर देगा? मजाल है किसी का? हजुर। तो हम यह निवेदन करते हैं कि यही संबंध देख के तो दुनिया चकित है। दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र ही नहीं है जिस राष्ट्र के बीच में नेपाल भारत के बीच का जो संबंध है, सो संबंध यही नहीं, पहाड़ के जिलों में भी आप जाएंगे तो दारचूला है, पिथौरागढ़ है, पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भी आप जाएंगे, हम सभी जगह गए हुए हैं। तो नेपाल में दारचूला, धारचूला वगैरह, उधर धारचूला पड़ता है, तो दारचूला एरिया हुआ, उधर हुआ, इधर आप चले जाएगा दार्जिलिंग साइड में, दार्जिलिंग हुआ, मिरिक हुआ, सिक्किम हुआ, तमाम 1850 किलोमीटर बताए ना। तो जनस्तर का संबंध है, अद्वितीय संबंध है, अलौकिक संबंध है। इस संबंध को कौन तोड़ देगा? दिल्ली और काठमांडू का बस का यह बात नहीं है जो इस संबंध को कोई परिभाषित करेगा साहब। यह संबंध है तो है। तर विगत केही समयदेखि जसरी कि अब जुन सम्बन्ध थियो, बेटी रोटीको जसरी भन्थ्यो, बिहेबारीको सम्बन्ध थियो, त्यसमा ह्रास आएको छ केही वर्षदेखि। त्यसमा सीमामा पनि अब त्यो किसिमको कडाइ पनि भएको देखिन्छ, कोरोनाको कारण देखाएर पनि। बिहेबारीको सम्बन्ध यो करिब 2-3 वर्षभित्र अत्यंत कम भएको देखिन्छ। हम इसका कारण स्पष्ट है ना, कि भारत थोड़ी ना आपको कम कर दिया है। इन लोगों की कोशिश है। इस देश में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जब प्रधानमंत्री थे, नेपाली कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा, तो एक समझौता थी कि भारत के लोग नेपाल में ज़मीन खरीदेंगे, नेपाल के लोग भारत में ज़मीन खरीदेंगे,
कोई अंतर नहीं होगा सिवाय सिटीजनशिप का। वोटर आप नहीं रहेंगे। नेपाली आईडी पर आप भारत में पढ़ाई लिखाई रोजगार जमीन जायदाद आप हासिल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट। आज के डेट में नेपाली नागरिकता पर रमन पांडे का भारतीय बैंक में बैंक अकाउंट है। आज के डेट में मैं रमन पांडे घोषणा करता हूं आपके चैनल से, जो नेपाली नागरिकता पर मेरा नेपाली नागरिकता नंबर पर भारतीय बैंक में बैंक अकाउंट है, आज भी है, मौजूद है। लेकिन भारतीय लोगों को आप नहीं खोलने देते हैं। यहाँ पर भारतीय आइडेंटिटी कार्ड पर, आधार कार्ड पर या वोटर लिस्ट में नेपाल में जानते हैं कैसे खराब हुआ है। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे। इसकी थोड़ी लंबी कहानी है, उतना आपको समय नहीं होगा। जानने वाले इस कोड जो हम कर रहे हैं इसे समझ जाएंगे। तो इनको कोई व्यक्तिगत कोई इशू हुआ दिल्ली में, उसके कारण क्या किया कि भारत सरकार में एक संस्कार रही है कि वो व्यक्तिगत इश्यूज को कभी भी राजनीतिक संबंध के बीच वो लोग नहीं लाते हैं। वहाँ बहाल ही रहा आपका संबंध, वहाँ आपको अधिकार प्राप्ति रहा। लेकिन बीपी कोइराला अपने प्रधानमंत्री के समय में इस संबंध को ब्रेक कर दिया और भारतीय लोगों को नेपाल में संपत्ति खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और धीरे धीरे चूंकि प्रवृत्ति है ना, देखिए कम्युनिस्ट की बात हम लाख कहे हैं, लेकिन एक बात भी इसके साथ साथ मैं आपको कहता हूँ, कम्युनिस्ट हों, कांग्रेस हों, राप्रपा हों या विभिन्न जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता गैर मधेसी हैं, पहाड़ी हैं, जिन्होंने 275 वर्षों से अधिक से हम पे शासन शोषण दोहन हमारे ऊपर विभेद किया है, जो हमारी पहचान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रांत के साथ खिलवाड़ किया है साहब, ये सभी पहाड़ी वर्ग आपस में चचेरे मौसेरे फुफेरे ममेरे भाई हैं। पुरानी कहावत है कि चार अपने होते हैं, चचेरे मौसेरे, ये सब अपने हैं। उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर मधेश से सिर्फ 80% राजस्व की उगाही करनी है और 20% ही विकास हेतु राजस्व को यहाँ से भेजना है, उस मुद्दे पर यह सारा टोपी वाला एक है। सब पगड़ी वाला का दोहन कैसे होगा, धोती वाला का दोहन कैसे होगा, कुर्ता पजामा वाला का शोषण कैसे होगा, इस मामले में ये तमाम लोग एक है। तो हुआ क्या, इस तार को यहाँ से जोड़िए, तो संपत्ति के अधिकार से तो वंचित करबे किया भारतीय को, अभी क्या कर रहा है, नागरिकता के अधिकार से वंचित कर रहा है। जिस महिला को हम अपनी जीवन संगनी बना के लिए यदि भारत से लाते हैं और उसको आप समय पर नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है, 7 वर्ष 6 वर्ष कितना वर्ष तमाशा है क्या? आपको जो मन होगा सो कानून बनाओगे। हमने मधेश आंदोलन किया है अपनी प्रहरी के लिए, अपना प्रशासन के लिए, अपना न्यायालय, अपना शासन के लिए। देखते नहीं ना कि हमारा अपना प्रहरी बनता है कि नहीं, प्रशासन बनता है कि नहीं बनता है। नागरिकता आप ही के पास, विदेश नीति आप ही के पास, सेना प्रहरी आप ही के साथ पास, तो हम क्या वो झुनझुना बजाने के लिए संहिता का स्थापना किए, वो भी विकृत संहिता 8 जिले का, 24 जिला का आने वाला समय में हम लेने जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ये तो जाल झल षड्यंत्र है ना इस देश में साहब, आज का थोड़े ही है। संपत्ति से वंचित किया भारतीयों को, आज नागरिकता से वंचित किया जा रहा है भारतीयों को। वो भारतीयों को नहीं किया जा रहा है, मधेसी माने ये लोग भारतीय समझता है, यही तो इस सबका चश्मा है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना इंसान समझता हो, दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना इंसान समझता हो, हरा आंख पे चश्मा हो तो संसार हरा ही लगता है। तो हरा आंख पर जो चश्मा चढ़ा के रखा है सिंह दरबार वाला हुक्मरान, ये चश्मा उतार ले, ये चश्मा उतार ले और सफ़ेद चश्मा से देखे। मधेसी का अर्थ भारतीय नहीं होता है, भारतीय का अर्थ मधेसी नहीं होता है, नेपाली होता है मधेसी का अर्थ। और एक बात भी सत्य है कि मधेसियों का पूर्वज राष्ट्र भारत है। पूर्वज राष्ट्र भारत तो पहाड़ी का भी है, लेकिन इन लोगों के अंदर में सच्चाई ऊंचाई कुछ है नहीं। ये लोग भूल जाता है, एक ही पुस्त में जो अपने पूर्वजों को भूल गया, जो सनातन संस्कृति को ही भूल गया। न इसको अपना सनातन संस्कृति याद है, न अपना पूर्वज याद है। बानासुरी धरती पर रहता है। ऐसे ही थोड़े ही नाम कहते हैं। हम एक मुहिम पर अभी देखिए, एक मुहिम पर हम कह रहे हैं बार बार कि इस देश में एक चीज़ का मुख बजवा दीजिए। सुनिए, हम आपको कहें लोकतंत्र आ गई, गणतंत्र आ गया, राणा शासन चला गया, राजा शासन चला गया, परिवर्तन हुआ ना सब जगह। एक परिवर्तन का आवश्यकता और है, मन बढ़ गया है यहाँ के लोगों का। ये धरती देखते हैं, धरती गड्ढा है धरती, खाड़ल, इसको गड्ढा कहिए। इस गड्ढा में बसा हुआ काठमांडू, जिसमें 70 लाख लोग रहता है, कहता है राजधानी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल्यूटेड टाउन है आज के समय में। इतनी प्रदूषित शहर अभी के समय में कोई भी नहीं है। हम
विगत 6 महीना से इस पर लगे हुए हैं। पार्टी में भी हम अपना दर्ता करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपनी मांग मुद्दा को। रमन पांडे मांग करता है पार्टी से, सरकार से, जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पर अनशन करने वाला हूं। मैं आपको कह देता हूं, राजधानी परिवर्तन होनी चाहिए इस देश में। कॉमन जगह पर राजधानी ले चलो। काठमांडू अब राजधानी नहीं रहेगा, काठमांडू राजधानी नहीं रहेगा। हम कहे थे कि राजधानी कहाँ ले चलो, वैसे स्थान पर राजधानी ले चलो, केंद्रीय राजधानी, संघीय राजधानी, जो सभी को नजदीक पड़े, पश्चिम वाले को नजदीक पड़े, पूरब वाले को नजदीक पड़े, पहाड़ को नजदीक पड़े, मधेश को नजदीक पड़े, नेपाल के बीचों बीच ले चलो। और वह बीचों बीच का कोई स्थान इस देश में यदि सुरक्षित है तो राजधानी परिवर्तन के लिए वो सबसे बड़ा बढ़िया स्थान है। आपको नारायणी नदी वारी पारी आर पार, नवलपरासी का क्षेत्र और चित्तौन का क्षेत्र, नारायणी नदी के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का तुम सीमा लो और राजधानी बनाओ। ये काठमांडू को राजधानी इससे हटाओ। अंग्रेज शासन के समय में आप देखिएगा तो पहले कलकत्ता राजधानी था, कलकत्ता राजधानी परिवर्तित होकर दिल्ली राजधानी हुआ, जिसका नाम नया दिल्ली पड़ा। ये काठमांडू राजधानी कहाँ रहेगा? काठमांडू में जब कोई मधेसी प्रवेश करता है ना तो अपने सर को नीचे करके प्रवेश करता है वैसा मधेसी जो झूठ बोलता है। चूंकि रमन पांडे के माथे में इस काठमांडू में हिंदी बोलने के कारण आज से 32 वर्ष पहले 6 टाका पड़ा हुआ है, 6 टाका पड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक मधेशवादी है रमन पांडे, कोई ऑर्गेनिक मधेशवादी आपसे बात कर रहा है। रमन पांडे, राजेंद्र महतो और अनिल जैसा लोग, अनिल झा जैसे लोग ऑर्गेनिक मधेशवादी हैं। हम कोई आयातित मधेशवादी नहीं हैं, हम किसी आंदोलन से पैदा हुए मधेशवादी नहीं हैं। हमने आंदोलन को पैदा किया है इस देश में। याद रखें यहाँ इस देश का शासक, जो कि इस देश के अंदर में जिस तरह का विभेद हम लोगों के साथ किया जाता है, तो जब तक इस देश के अंदर हमारे जैसा ऑर्गेनिक मधेशवादी जिंदा है, जैविक मधेशवादी जिंदा है, तो हम लोग इस देश के अंदर अपनी 53% अधिकार को सुरक्षित करेंगे और राजधानी परिवर्तन करने की मुहिम में चले गए हैं। इस देश में काठमांडू से राजधानी को ले चलना पड़ेगा, ले चलना पड़ेगा। एक ही वर्ग को फायदा हो रहा है, एक ही टोपी वाला वर्ग। एक कमरे का भाड़ा, अभी हम कल एक जगह थे, इसे हनुमान थान में एक जगह बैठे थे, हमने पूछा कि भाई साहब कितना किराया है, तो एक कमरे का किराया उसने बताया कि 18,000 रुपया। ये वो इतना बड़ा 10 बाई 10 कमरा का किराया 18,000 रुपया, ये लूट है क्या? ये लूट है क्या? अरे जनकपुर में तो ये वो कमरा 3,000 में मिलता है, बीरगंज में तो 3,000 में मिलता है, विराटनगर में तो 3,000 में मिलता है, नारायण घाट में तो 3,000 में मिलता है वो कमरा, यहाँ 2,000 में मिलता है। 18,000 में कमरा कहाँ रहेगा? इसको पर्यटकीय क्षेत्र बनाओ, भूकंपीय क्षेत्र है, कब मरेगा यहाँ पर आदमी, कब जिंदा रहेगा? इस धरती में उतनी वजन उठाने की शक्ति नहीं है। यहाँ का वैज्ञानिक लोग कह चुका है कि अंदर ही अंदर यहाँ नदी बहता है, बिना मतलब के जगह पर ये राजधानी है, और ऐसे भी ये बीच में नहीं है। तो नारायण घाट और नवलपरासी ले चले राजधानी। तो हम इस मिशन में लग चुके हैं। देखिए मिशन, जैसे हम हिंदी को नेपाली के समकक्ष राष्ट्रभाषा बनाने के मिशन के कारण विगत 32 वर्षों से हमने इस देश में खस भाषा नहीं बोला, खुलेआम नहीं बोलता हूं इसकी भाषा, इसका भेष नहीं अपनाता हूं। मैं तो चैलेंज करता हूं, तुम यदि होश तो शक्ति है तुम्हारे सिंह दरबार के शासक, घोषित करो रमन पांडे को राष्ट्रीय तत्व। चैलेंज करता हूं इसको, क्या नहीं करता है। और मैं यह भी आज कहता हूं कि इसको राजधानी भी परिवर्तन करना पड़ेगा। राजधानी भी काठमांडू नहीं रहने वाला है, एक ही वर्ग के बीच में। और रही बात जो आपने प्रश्न किया था सद्भाव भ्रमण के संबंध में, तो भ्रमण बहुत ही सफलतम भ्रमण हुआ है। इस भ्रमण की जितनी भी प्रशंसा कीजिए उतना कम है। आने वाले दिनों में ऐसा भ्रमण होता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, कल हमारे पूर्वज राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मित्र राष्ट्र नहीं कहता हूँ, मित्र राष्ट्र होगा चाइना, मित्र राष्ट्र होगा अमेरिका, मित्र राष्ट्र होगा जापान, जर्मनी, कोरिया। भारत तो हमारी पूर्वज राष्ट्र है साहब, तो पूर्वज राष्ट्र के भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आवे, यह भी उनका है, हम भी उनके हैं, भारत भी हमारी है, नेपाल भी भारत का है। हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों अपने हैं, और अपनों के बीच में तो कोई कुछ है नहीं। जब आना है आवे, और सहयोग ही सहयोग हो रहा है। भारत की जितनी योजना परियोजना नेपाल में चल रही है, कौन कर देगा साहब? असंख्य योजना परियोजना। इस बार के भ्रमण से खास करके जो उपलब्धि हुआ है, इस उपलब्धि से तो नेपाल अब एक विकसित राष्ट्र के तरफ अग्रसरित होने के क्रम में इस बार का समझौता माइलस्टोन साबित हुआ। अब देख ही रहे हैं, बिजली का जितना बड़ा आपको हुआ है, ट्रांजिट लाइन का समझौता, सारा बिजली बना लेता है, खरीदने ही वाला कोई नहीं रहता। कितना अच्छा भारत है हमारा, पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी राष्ट्र, जो कि उसके लिए खुलेआम किया है। आप बनाइए, आपका हम खरीदेंगे। अब आप चाइना से बनवाइएगा बिजली का कोई परियोजना, तो क्या खरीदेगा आपका? लगानी कल चाइना से करवा लीजिएगा, कल जापान जर्मनी से करवा लीजिएगा, तो ऐसा थोड़े होता है। या तो अपने बनाइए या तो भारत से बनवाइए, या तो अपने बनवाइए।
देखिए तो इतना बड़ा आपका रेलवे था, रेलवे का कल उद्घाटन हमारा हुआ है, मोदी साहब और हमारे देवबा साहब साथ में किए हैं। तो देखिए इस देश में जितना भी झूठ फूस का प्रचार होता है ना, इसका एक समूह है यहाँ पर, इसका उस समूह का नाम है कम्युनिस्ट समूह। वो पार्टी फार्टी नहीं है, पार्टी तो चाइना में पार्टी थोड़ी है, कम्युनिस्ट कहीं पार्टी हुआ है, वो एक समूह है जिसको कहते हैं लुटेरा समूह। हम हजारों पुस्तक कम्युनिस्ट का पढ़े हैं, उसका जानते हैं क्या सिद्धांत होता है? गरीब को और गरीब बनाओ। उसका वोट कहाँ से आता है हम आपको बताते हैं। गरीब को और गरीब बनाओ और मध्यम वर्गीय को भी गरीब बनाओ, और नारा लगाओ गरीबों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, और नेता उसके ऐसा राम राजा का जिंदगी जीते हैं, उसी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और जिस दिन वह गरीब थोड़ा भी मध्यम वर्गीय बन जाता है तो कम्युनिस्ट नहीं रह जाता है। तो उसको डर क्या हो गया जानते हैं? हमारा उत्तर का पड़ोसी कहाँ डरा हुआ है? तो आपको मैं बताऊं कि भारत के स्नेह से, भारत के अपनत्व से, हमारा पूर्वज राष्ट्र जो भारत बैठा है ना, सैकड़ों उनका योजना जो अपने यहाँ चल रहा है, तो नेपाल की अब पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है। नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो लोग यहाँ के खुशहाल होंगे, लोग यहाँ के हंसी खुशी से जीवन जिएंगे। तो हंसी खुशी खुशहाली आएगी, तो खुशहाली और हंसी खुशी के बाद क्या होता है? तो खुशहाली और हंसी खुशी के बाद यूपी वाला, उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट देखें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं मैं। उसके बाद भारत का देखिए, बिहार का देखिए, सुशासन खोजते हैं। जब आप खुशहाल हो जाएंगे, जब आपकी समृद्धि हो जाएगी, तो लोग क्या खोजते हैं? सुशासन खोजते हैं, वेल गवर्नेंस खोजते हैं, तो सुशासन खोजते हैं। तो सुशासन में जब भारत नेपाल प्रवेश कर जाएगा, जब हमारी समृद्धि होगी, तो हम सुशासन खोजेंगे, अच्छा गुड गवर्नेंस खोजेंगे। तो सुशासन खोजेंगे तो कम्युनिस्ट शक्ति समाप्त हो जाएगा। जहाँ पर अस्त व्यस्तता होगा, जहाँ पर अराजकता होगा, जहाँ पर लूट मार होगा, जहाँ पर गरीबी होगा, वहाँ पर कम्युनिस्ट का खेती होता है, खेती। और वो खेती का परिणाम है उसका वोट। तो खेती से जो 5 वर्ष पहले ओली जी बात बनाकर मधेसी को, और मधेसी कोई केपी ओली मनुष्य भी नहीं समझ के माखे सांगलो कहने वाला एक केपी ओली, तो माखे सांगलो कहने वाला एक केपी ओली ये अपना भविष्य देख रहे हैं। ये कम्युनिस्ट का कुछ नहीं चल रहा है नेपाल में, कुछ नहीं चलना है कम्युनिस्ट का। माखे सांगलो कहने वाला जमाना गया, जो मनुष्य नहीं करेंगे आप मधेसी को। तो खेती करके दिग्भ्रमित करके गरीब को और गरीब बनाओ, कम्युनिस्ट का वोट बढ़ाओ। कम्युनिस्ट का जितना रहेगा वो सब बादशाह रहेगा, अमीर रहेगा, अरबपति रहेगा। अब पता लगा लीजिए, प्रचंड का पलंग, करोड़ों के पलंग पर प्रचंड साहब सोता है, करोड़ों के रूम भाड़ा में 1 महीना का प्रचंड जी का घर भरा है। अब बात करेगा सर्वहारा का, बात करेंगे ये लोग किसान, मजदूर, गरीब का है कि देश को अराजकता में रखो। तो उस अराजकता से अब हमारी कंट्री आगे बढ़ने वाली है, हमारी बिजली अब निर्यात होने वाली है, हम समृद्धि की ओर जाने वाले हैं, और उसमें पग पग पर भारत का हमारा संग साथ है। तो हम समृद्धि में जाएंगे तो यहाँ गरीबी हटेगी, यहाँ जो वैदेशिक रोजगार में जो लोग हैं वे लोग अपने राष्ट्र में आगे आएंगे, पारिवारिक जीवन जी सकेंगे हमारे भाई बहन जो वैदेशिक रोजगार में हैं। देश हमारा समृद्ध होगा, तो समृद्धि के साथ साथ इस देश में लाल आतंकवादी कम्युनिस्ट भी समाप्त होगा। यह भी आप सुन लें, लेकिन याद रखें इस राजधानी को बदलना पड़ेगा। काठमांडू से राजधानी परिवर्तन करके और नवलपरासी और चितवन ले चलना पड़ेगा। हजुर, खास गरी अब जसरी अब खास गरी तपाईँको अभिव्यक्तिहरू चीनप्रति आक्रामक हुन्छ। चीन पनि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, चीनले पनि नेपालमा विभिन्न किसिमका सहयोगहरू गर्दै आएको छ, BRI सम्झौता नै छ। किन आक्रामक चीनप्रति तपाईँहरू? कोई समझौता दुनिया में कोई ऐसा सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चाइना ने ठगा नहीं। तो जब हम जानते हैं तो हम ठगने ठगाने की बातें नहीं जानते। बहुत ही टेक्निकल कंट्री का नाम है चाइना। कोई ऐसा देश ही नहीं है दुनिया में जिनको चाइनीज लोग फ्री फंड का कुछ भी फ्री में, हवा भी फ्री में उत्तर से भेजने वाले नहीं हैं। तो जब हम जानते हैं साहब किसको फ्री में, पाकिस्तान का हालत आप देखिए, तो आप कोलंबो श्रीलंका का हालत देखिए, तो BRI अभी MCC समझौता हुआ है, कितना उदंडता यहाँ पर करवाया ये कम्युनिस्ट पार्टी सब ने। ढेला वो क्या बोलते हैं, पत्थल अत्थल फेंकवाया, और सब पहले ही लिख के बाबूराम भट्टराय से लेके प्रचंड से लेके सब उसको लिख के, और वहाँ जाके अमेरिका जाके और हमको जल्दी दे दीजिए फ्री का उद्योग अनुदान है। उस अनुदान से बिजली का ट्रांसमिशन लाइन बनेगा नहीं तो किस हाईवे से आप बिजली बेचते? तो इस सच्चाई को तो लोग जानते थे। बिना मतलब में ये पब्लिक खिलवाड़ का चीज़ है साहब।
पब्लिक खिलौना है नेपाल का, वो पहाड़ी पब्लिक हो कि मधेसी पब्लिक हो, पब्लिक को ये लोग क्या समझ रखा है नेता लोगों ने, खिलौना की चाबी भर दो, स्टार्ट कर दो और फिर एमसीसी आपको लागू होता है। वो लागू होना भी चाहिए था ना, लागू हो एमसीसी। तो एमसीसी आया, वो अनुदान था, उसमें आपका 1 रुपया भी ऋण नहीं है। ऐसे ही भारत का दर्जनों सैकड़ों परियोजना है आपके अरुण तेसो पर, बहुत बिजली का है, हाईवे का है, पोस्टल हाईवे, हुलाकी राजमार्ग का है, हजारों स्कूल कॉलेज एम्बुलेंस का सहयोग है भारत का। तो हम कहते हैं वो फ्री का है। हमारा राष्ट्र अभी उस अवस्था में नहीं है कि हम ऋण लेके घी पिए। वो कहावत है हमारे मधेश में कि ऋण लेके घी पियो, नहीं, ऋण लेके घी पिएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह सच्चाई है। जैसे बर्बाद श्रीलंका हुआ है, जैसे बर्बाद पाकिस्तान हुआ है, और जैसे बर्बाद ऐसा दुनिया में हजारों कंट्री हो रहा है। कर्ज लेके आप कितना दे, और चाइना क्या कहती है जानते हैं कि तुमको कर्ज लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, और हमरे ही पैसा से विकास करना पड़ेगा। दादागिरी है साहब। और उसके लिए लॉबिंग करवाता है कम्युनिस्ट सबको, हम चाइना में बोलवा के, कभी देवगुरु को, कभी कौन को, कभी यहाँ विदेश मंत्री आकर गोप्य रूप से खाली कम्युनिस्ट पार्टी के मिल के सब कम्युनिस्ट पार्टी एक हो जाओ, और जबरदस्ती एमसीसी पहले इस नेपाल में नहीं आवे, इसके लिए लॉबिंग हुआ चाइनीज शक्तियों के द्वारा। कुछ छुपा हुआ सत्य अभी के मीडिया के जगत में ये छुपा हुआ बात है। चाइना राष्ट्र नहीं है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट का नाम, एलिमेंट में कहता हूँ, फिर हमको नहीं उकसाया जाए। वो कंट्री नहीं है, चाइना डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, और वह एलिमेंट का काम इस दुनिया में इतना ही है कि राष्ट्रों को दरिद्र बनाओ, गरीब बनाओ, भूखमरी लाओ और कम्युनिज्म का विकास करो। लोकतांत्रिक आचरण का वह राष्ट्र ही नहीं है साहब। तो जहां लोकतंत्र नहीं होगा वहां सहानुभूति क्या होगा? तो वो तो कर्ज देने के लिए अभी भी BRI जो है, जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं जिसको फुल फॉर्म में, तो व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? जबरदस्ती कर्ज दे रहा है। कर्ज, हमको कर्ज का जरूरत नहीं है, हमको 5 ठोई कुर्ता पजामा है ही। राम सुकुल मंडल साहब, मंडल जी आप संपादक है, कहते जबरदस्ती हम तो कुर्ता आपको देते हैं, कर्जा में देते लेना ही पड़ेगा, छाप लगाइए। आपका दादागिरी है जो हम छाप लगा देंगे, लेकिन ये कम्युनिस्ट शक्ति, कम्युनिस्ट शासन यहाँ रहेगा ना तो छाप लगा देगा, उस मर्जी से लगा देगा। कहा कि बगल से उसको उसके 5 गुना उसको सहयोग हो जाता है, उसकी पार्टी उसके खर्चे से चलती है। तो ईश्वर से मनाइए जो कम्युनिस्ट का सरकार गिर गया, नहीं तो एमसीसी आपका पास भी नहीं होता, BRI लागू हो जाता। नेपाल तो दरिद्र होके, बर्बाद होके, इतना NGO INGO चाइनीज फंडिंग से चल रहा है। हम लोग ग्राउंड जीरो में रहते हैं। 24 जिले का मधेश जिस पर सबों की नजर है वो चाइनीज का अभी ग्राउंड जीरो है। तरह तरह का कर्मात होता है और सब बिकाऊ है, वहाँ सब बिकाऊ। इतना खरीद बिक्री अभी चल रहा है साहब। कहे ना हम लोग ऑर्गेनिक मधेशवादी है ना, तो ऑर्गेनिक मधेशवादी को सब पता है। ऑर्गेनिक मधेशवादी होने के नाते पता है जो कि क्या क्या हो रहा है इस देश में। तो हम समग्र में ही कहते हैं तो 2-3 ही काम करना पड़ेगा। देश अब हम लोग का बनने वाला है। भारत का संग साथ रहे, चाइना जैसे शक्तियों का रुकावट रहे जो डिस्टर्ब नहीं करे हमारे विकास में, काठमांडू राजधानी परिवर्तित हो और लोकतंत्र बहाल रहे, हमारी समृद्धि हो जाएगी। आनंद आनंद से हम जीवन जिएंगे, मधेसी को अधिकार मिले, पहाड़ी जिए, आनंद से देश बनाए, संहिता फले फूले। संहिता की जो परिभाषा है कमिंग टुगेदर, गेटिंग सेपरेटली, यह लागू हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का बात नहीं है। मधेसी पहाड़ी को स्वीकार करे, पहाड़ी मधेसी को स्वीकार करे, टोपी वाला भी धोती वाला के क्षेत्र से जाकर जीते और धोती वाला भी टोपी वाला के क्षेत्र से आकर चुनाव जीते। लेकिन इस 275 वर्षों में एक भी धोती वाला टोपी वाला के क्षेत्र से आकर चुनाव नहीं जीता है। यह कर्ज हमारा धोती वाला का टोपी वाला पर बाकी है, इसको समझना होगा आपको मंडल साहब। हजुर, भनेपछि खास गरी चिनिया जुन परियोजना छ BRI त्यो नेपालले लिनु हुँदैन? बिल्कुल नहीं, तर सम्झौता बिल्कुल नहीं। उसका विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। राजधानी आप काठमांडू में रखे हुए हैं, हम लोगों का संख्या नहीं है। यदि उधर रहता मधेश आंदोलन का हमारा जो क्षेत्र रहता है, नारायण घाट, नवलपरासी जो प्रस्तावित राजधानी है, पूरा बंद कर देते हम लोग। कर्ज हम कहाँ लेंगे? कर्ज का हमको जरूरत नहीं है। दे, चाइना का हम स्वागत करते हैं, वो भी पड़ोसी है, आज तक पड़ोसी वाला व्यवहार नहीं दिखाया है। लेकिन वो कहावत है जब से ज्ञान तब से श्याम, कहीं आगे से सुधर जाए। चाइना सरकार हम लोगों को करे ना सहयोग, फ्री फंड का सहयोग करे, फ्री फंड का। यदि उसमें एक अनुदान, जैसे हमारा MCC का अनुदान फ्री फंड, जैसे भारत का सहयोग होता है फ्री फंड, बिना कोई लोभ लालच का भारतीय लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं, भाईचारा वाला सहयोग, वैसा सहयोग चाइना करे। और सो यदि नहीं किया और यहाँ का नेता लोग उस पर सही छाप लगाया, चाहे लगाया हुआ सही छाप खारिज नहीं किया, तो याद रखिए अब एक एक चीज पर नजर है।
अब एक एक चीज पर नजर है। हिसाब लेना टोपी वाला नहीं जानता है, धोती वाला भी जानता है। और धोती वाला वह समुदाय का नाम है जो तुमको 80% राजस्व देता है। काठमांडू हमारे ही राजस्व से चलता है, हमारे ही रेवेन्यू और टैक्स से चलता है। भोजन बंद हो जाएगा इन लोगों का यदि देश बेचने का काम किया चाइना के हाथ। चाइना के हाथ ही लोग BRI के माध्यम से देश बेचने वाला है। देश बेचुआ सब यदि देश बेचा चाइना के हाथ, हम लोग जीना हराम कर देंगे, यह याद रखिए आप। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमको अपनी बात कहने का अवसर दिया। इतना जरूर ध्यान रखें, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, काठमांडू में स्थित जब तक ही काठमांडू राजधानी, बहुत दिन हम लोग काठमांडू को राजधानी नहीं रहने देंगे, इसको ले जाएंगे एकदम बीचों बीच नारायण घाट और नवलपरासी के ओर। जब तक है 4th आई के माध्यम से निगरानी कीजिए। ये कम्युनिस्ट सब, नेपाल का कम्युनिस्ट और चाइना मिलकर कहीं देश खरीद बिक्री नहीं कर दे और माध्यम BRI नहीं बने। धन्यवाद, जय माता। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्थापक मधेसवादी नेता एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता रमन पाण्डे। उहाँ नेपालको एकमात्र हिन्दी भाषा अभियानी हुनुहुन्छ।